बेटा 1 मिनट रुक जाए, मैं अभी करा रहा हूँ, मैं कुछ ज़रा देख रहा हूँ। आई थिंक यही ब्राइटनेस होगा। चलिए ठीक है, दिख रहा होगा आपको, जितना कर सकता था कर दिया। तो क्वेश्चन नंबर 6 क्या कहता है? क्वेश्चन नंबर 6 कह रहा है कि फाइंड द इंटीग्रल रूट्स ऑफ एफ एक्स इज इक्वल टू, देखो बेटा आपको क्लियर दिख रहा होगा, ऑफ एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स क्यूब प्लस 6x² प्लस 11x प्लस 6, एक्स क्यूब प्लस 6x² प्लस 11x प्लस 6। 1 मिनट मैं चेक कर लूँ जरा कितना क्लियर दिख रहा है आपको। उतना क्लियर नहीं दिख रहा है। अब देखो जरा, अब क्लियर दिख रहा होगा। अब मैंने और अच्छा कर दिया है स्क्रीन। तो एक्स क्यूब प्लस 6x² प्लस 11x प्लस 6, इसमें इंटीग्रल रूट्स आपको निकालने हैं। तो इंटीग्रल रूट्स जरा समझ लो क्या चीज़ है, तो मेरी बात को ध्यान से समझे। आज मैं आपको और क्लियर कर देता हूँ ये। तो इंटीग्रल रूट्स बेटा बेसिकली, इंटीग्रल रूट्स तब निकलते हैं जब सबसे बड़ी पावर वाला टर्म के आगे कोई नंबर ना लिखा हो। सबसे बड़ी पावर वाले टर्म के आगे कोई नंबर ना लिखा हो। कोई नंबर ना लिखे होने का मतलब क्या होता है बेटा? कोई नंबर ना लिखा हो इसका मतलब है उसके आगे कोई नंबर 1 के अलावा ना हो, जैसे कि 2, 3, 5, -1, 2 कुछ भी ना हो। ऐसा जब भी पॉलिनोमियल आपको मिलेगा तो इस केस में हमेशा आपके रूट्स इंटीग्रल होंगे। इंटीग्रल का मतलब इंटीजर्स होंगे यार। इंटीजर्स का मतलब क्या हुआ? फ्रैक्शन नहीं होगा रूट में। जैसे किसी का 0 1/2 हो रहा है, किसी का 0 3/2 हो रहा है, वो इसमें नहीं होगा। वो भी हो सकता है, 0 1/2 नहीं हो सकता क्या? फॉर एग्जाम्पल मैंने एक पॉलिनोमियल लिया, देखो मैंने पॉलिनोमियल लिया है एफ एक्स इज इक्वल टू, मान लो आप 3x माइनस 3/2। ये पॉलिनोमियल नहीं हो सकता क्या? ये भी एक पॉलिनोमियल है। अब इस पॉलिनोमियल का बोल रहे हैं जीरो, बताओ क्या होगा? तो इस पॉलिनोमियल का जीरो पता है क्या है? इस पॉलिनोमियल का जीरो है 1/2, क्योंकि आप जब x की जगह 1/2 रखोगे तब आंसर जीरो आएगा। देखो 3x की जगह 1/2 रखो माइनस 3/2, ये कितना हो गया? 3/2 माइनस 3/2, आंसर आ गया कट के जीरो। इसका मतलब क्या हुआ? इसका इंटीग्रल रूट नहीं है। क्यों? क्योंकि ये जो रूट है ये इंटीजर नहीं है। इंटीजर तो जानते हो ना सभी, इंटीजर का मतलब फ्रैक्शन नहीं हो सकता। इंटीजर का मतलब या तो पॉजिटिव नंबर होगी या नेगेटिव नंबर होगी, वो इंटीजर होते हैं। इंटीजर्स जब रूट इंटीजर्स होते हैं तो उन्हें हम इंटीग्रल रूट कह देते हैं बेटा। तो इंटीग्रल रूट्स में ये खास बात होती है, इंटीग्रल रूट्स में यही खास बात होती है, आपको इस बात का ध्यान रखना होता है। ठीक है कि ये इंटीग्रल रूट्स कैसे होंगे, कब होंगे, क्यों होंगे, ये समझा दिया मैंने आपको। तो इंटीग्रल रूट्स तब होते हैं जब एक्स क्यूब यानी सबसे बड़ी पावर वाला टर्म जो है उसके आगे कोई नंबर ना लिखी हो। ऐसे क्वेश्चन में हमेशा इंटीग्रल रूट्स ही निकलेंगे। अब दूसरे वाले रूट्स कब निकलेंगे? तो दूसरे भी ज़्यादातर इंटीग्रल ही होते हैं। एक हाथ फ्रैक्शन रूट्स हो सकता है क्यूबिक में, मैं अभी बताऊंगा। अभी तो आप इंटीग्रल समझ लो। तो इंटीग्रल में मतलब कब बात करेंगे वो कि इसके आगे कोई नंबर नहीं होगी तब इंटीग्रल पूछेंगे, आप देख लेना। दूसरी बात, सवाल के अंदर अगर उन्होंने बोल दिया है कि फाइंड द इंटीग्रल रूट्स, अगर सवाल में उन्होंने बोल दिया फाइंड द इंटीग्रल रूट्स, तो इसका मतलब क्या हो रहा है? इसका मतलब इंटीग्रल रूट्स ही नहीं होंगे। जब क्वेश्चन में ही बोल दिया इंटीग्रल रूट्स चाहिए तो इंटीग्रल रूट्स निकलेंगे। तो इसमें आपको कंफ्यूज होने की जरूरत ही नहीं है कि रूट कैसे होंगे, क्या होंगे, फिर तो इंटीग्रल ही होने। अब इंटीग्रल रूट्स निकालते कैसे हैं अब वो सीख लो। निकालने का तरीका ये है कि ये जो कांस्टेंट टर्म होता है इसको पकड़े और इस कांस्टेंट टर्म के फैक्टर्स निकाल लो। फैक्टर का मतलब होता है ऐसे सारे नंबर जिनसे ये डिविजिबल है। तो मैंने 6 के फैक्टर्स निकाले। अब मुझे बताओ पॉसिबल फैक्टर्स ऑफ 6 क्या होते हैं? पॉसिबल फैक्टर्स ऑफ 6 क्या हो सकते हैं 6 के फैक्टर? तो 6 के फैक्टर +1 हो सकता है, -1 हो सकता है, मैंने एक साथ लिख दिया। 6 का फैक्टर +2 हो सकता है, -2 हो सकता है, मैंने एक साथ लिख दिया। 6 का फैक्टर +3 हो सकता है, -3 हो सकता है, एक साथ लिख दिया। +6 का फैक्टर +6 हो सकता है, -6 हो सकता है, एक साथ लिख दिया। ये प्लस माइनस का चक्कर आप समझ रहे हैं भाई। 6 में डिवाइड 2 का अगर जाता है तो 6 में डिवाइड -2 का भी जाता है, तो दोनों फैक्टर हुए ना। इस तरीके से कितने नंबर फैक्टर मिल गए? 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 फैक्टर हो गए, क्योंकि ये 2 हैं, प्लस माइनस मतलब 2 हैं। तो इसलिए बेटा ये फैक्टर्स हो गए। अब ये 8 अगर फैक्टर हो गए हैं
तो 8 फैक्टर्स हैं तो 1 बाय 1 आपको इनमें रखना है। मैंने आपको बताया था करने के तरीके, कुछ ट्रिक्स होती है दिमाग में रखनी है। ज़्यादातर 1 2 3 से काम चलता है, लेकिन हम क्या करते हैं, अगर 1 से काम नहीं बना हमारा, सबसे पहले तो आप 1 और -1 दोनों रख के देखा करो। 1 और -1 में अगर 1 से आंसर आ रहा है, -1 से नहीं आ रहा, तो बाकी में भी माइनस वाले मत लेना, प्लस वाले ले लेना। अब अगर 1 से 0 नहीं आ रहा, -1 से 0 आ रहा है, तो फिर आगे क्या लोगे, माइनस वाले लोगे। थोड़ी सी ट्रिक है ये, और कुछ नहीं है। और ये भी ट्रिक भी बेटा अंदाजा है, ये भी कोई ऐसा नहीं है कि हमेशा काम करेगी, ये भी एक अंदाजा है जो कभी ज़्यादातर काम कर जाता है, इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ, बस इतनी सी बात है। बाकी इसे हिट एंड ट्राई मेथड कहते हैं। चेक करना होगा रफ में किसको रखने से 0 आ रहा है, जिसको रखने से आंसर 0 आएगा वो इसका इंटीग्रल रूट होगा, रखने से 0 नहीं आ रहा उसको हटा देना। इसलिए डायरेक्ट फेयर में नहीं करते हैं, पहले हम रफ में करते हैं। मैंने लास्ट क्लास में यही समझाया था, जल्दी से देख लो। सबसे पहला काम आपका पॉलिनोमियल लिखने का होता है। पॉलिनोमियल लिख दिया, x³ 6x² 11x + 6, ये लिख दिया। अब जल्दी से 1 रख के देखो 0 आ सकता है, नहीं आ सकता। क्यों नहीं आ सकता 1 रखने से 0? किसी भी पॉजिटिव नंबर को रखने से यहाँ 0 नहीं मिलेगा आपको। देखो देखते ही पता चल गया। पता कैसे? सब जगह प्लस है। अगर हर जगह पर प्लस है और आप यहाँ पॉजिटिव नंबर रखोगे तो आंसर हमेशा आपका एक बड़ी नंबर आएगी, यानी कि प्लस होगी। तो फिर इसका मतलब 0 तो आ ही नहीं सकता। 0 तो बेटा तभी आएगा ना जब कुछ माइनस में हो, कुछ प्लस में हो, तभी तो कट के 0 आएगा। अब ये कॉमन सेंस की बात है, ये थोड़ा सा मैथमेटिकल बात है, आपको समझना पड़ेगा इसको कि भाई 0 कैसे रखना। अब कोई मूर्ख होगा जो यहाँ प्लस की वैल्यू रख रहा है, पागलों की तरह टाइम खराब कर रहा है। 1 रखेगा 0 नहीं मिलेगा, 2 रखोगे 0 नहीं मिलेगा, 3 रखोगे 0 नहीं मिलेगा। क्यों नहीं मिल रहा? क्योंकि प्लस के नंबर से आंसर आने वाला है ही नहीं 0, सारे प्लस के हैं। तो दिमाग में तुरंत आ जाएगा कि अरे यहाँ प्लस के नंबर नहीं रखने हैं, क्योंकि सारे टर्म्स पॉजिटिव हैं। अब दिमाग लगाएंगे तो अब हम माइनस के नंबर रखना शुरू करेंगे। तो -1 रखो, -1 रखोगे तो कितना हो जाएगा ये -1। बेटा माइनस की पावर जब ऑड हो तो आंसर माइनस में आता है, माइनस की पावर इवन हो तो आंसर प्लस हो जाता है, ये याद रखना है। अब इधर आ जाओ, -1 रखोगे, माइनस का पावर 2 है, प्लस हो जाएगा, यानी कि 6 मिलेगा प्लस का। फिर इधर आ जाओ, x -1 रख रहे हैं हम लोग बेटा, -1 रखा जा रहा है सभी में, तो ये -11 बचेगा क्योंकि यहाँ -1 रखा है। ये आपको डायरेक्ट करना है। ये देखो आंसर आ गया 0। माइनस वाले नंबर अलग सॉल्व किया करो, प्लस वाले नंबर अलग सॉल्व किया करो, बाद में दोनों को सॉल्व किया करो, हमेशा आंसर सही और जल्दी आएगा। माइनस वाले प्लस सॉल्व करोगे तो भी ऐड करना पड़ेगा, प्लस वाले अलग से सॉल्व करोगे तो भी ऐड करना पड़ेगा, इसलिए झंझट नहीं रहेगा। और लास्ट में आप माइनस करके अगर 0 आ रहा है, 0 आ रहा है, ये प्लस 12 है, -12 कट गया 0। 0 आने का मतलब होता है कि जो वैल्यू रखने से आंसर 0 आया है वो वैल्यू इसका क्या है, रूट है। और अगर वो रूट एक इंटीजर है तो उसको इंटीग्रल रूट कह दिया, सिंपल। तो -1 क्या है, एक इंटीजर ही तो है, तो इंटीग्रल रूट लग दिया। तो ये हमने लिखा पॉसिबल फैक्टर्स ऑफ 6। इसके बाद आपको सीधे सीधे f of -1 सॉल्व करना है। सुनना, पहला कितने 0 होंगे इसके? 3, क्योंकि डिग्री कितनी है 3, तो 3 आने के बाद सवाल खत्म हो जाएगा। तो f of -1 रखा बेटा, f of -1 से -1 की पावर 3, 6 -1 स्क्वायर 11 इंटू -1 प्लस 6, -1 की पावर 3 -1 का स्क्वायर प्लस हो गया, अभी समझा चुका हूं। ये 6 बचेगा, ये -11 हो जाएगा, ये +6 होगा। पता नहीं बहुत ज़्यादा प्लस वो लाइट ऐसे आती है, वाइट हो जाता होगा बीच में ना, हाँ वो बहुत ज़्यादा हो जाता है कभी। इसमें ही हो रहा है वो फ़ोन में, ये इस फ़ोन में ज़्यादा होता है। अब मैं साइड रहूँगा तो नहीं होगा। -1 + 6 -11 + 6 है, मतलब प्लस वाले अलग सॉल्व करो, माइनस वाले अलग। -12 + 12 0 आ गया कि नहीं आ गया? तो -1 रखने से आंसर आपका 0 आया है बेटा। तो अगर -1 रखने से 0 आया है तो इसका मतलब ये हुआ कि आप -1 जो है इसका रूट है। और मैंने ऐसे एक निकाल दिया, बाकी के आपको करने हैं, ठीक है? समझ गए होगे आप कैसे करना है, तरीका समझ में? ये मैं कल करा चुका हूँ एक्चुअली, इसलिए बोल रहा हूँ। तो हम यहाँ पर लिख देंगे बिकॉज f of -1 is equal to 0, therefore -1 is a root of fx। अब वो इंटीग्रल रूट तो अंडरस्टूड है यार, अगर कोई नंबर इंटीजर है तो इंटीग्रल रूट होगा ही होगा। इंटीजर से बना इंटीग्रल, तो उसमें घबराओ नहीं, वो केवल आपको ऐसे ही बोल दिया उन्होंने कि इंटीग्रल रूट निकालो, मतलब रूट का ही है बेटा। बाकी आप करोगे, अब समझदार कोई इंसान होगा तो यहाँ प्लस वाली वैल्यू तो रखेगा नहीं टाइम खराब करने के लिए, क्योंकि ये सब जगह प्लस में है। तो कभी भी पॉजिटिव नंबर रखने से 0 नहीं मिलने वाला।
थोड़ा सा दिमाग लगा लेना। -1 से 0 आया है ना, तो ज़्यादातर चांसेस हैं कि -2 और -3 से भी आ जाएगा। चेक करना है आपको। अगर 0 नहीं आता है तो फिर नेक्स्ट पे आ जाओ। अब लिखना कैसे एग्जाम में या कॉपी में, कई बच्चे होते हैं नहीं समझ पाते इन चीज़ों को भी, तो बेटा रफ में पहले सॉल्व करो, जल्दी से कैलकुलेट करो, आंसर 0 आ जाए तो यहाँ सॉल्व करके फाइनल करो, अगर 0 वहाँ से नहीं आ रहा तो नेक्स्ट नंबर चेक करो। दिस इज द प्रोसीजर, दिस इज द प्रोसीजर टू फाइंड द आंसर, दिस इज द प्रोसीजर टू फाइंड द आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर आ रहा हूं। ये जल्दी से नोट कर लें बेटा जिसने नहीं किया हो। देखो ये हो जाता है, ये लाइट कैमरे का कुछ रिफ्लेक्शन है, इसको नहीं बदल सकते सर अपन, इसमें ये बदला नहीं जा सकता, ये तो होता ही है इसमें। वो तो हम क्या साइड हो जाते हैं जब कराते हैं। बेटा ये रिफ्लेक्शन जो आ रहा है ना, ये एक्चुअली फ़ोन में ही कुछ होता है, हम समझ रहे हैं, आपको इससे दिक्कत आती होगी। ओके, लाइट इज फ्लक्चुएटिंग अगेन एंड अगेन ऑन बोर्ड। तो अब आप एक काम करेंगे कि जब मैं लिख दिया हूं, आपको समय दे रहा हूं बेटा बाकायदा नोट करने के लिए, डोंट वरी, ये नोट कर लिया होगा आपने। अब जरा देखो, हम कोशिश करते हैं कि रिफ्लेक्शन ना हो, उसके लिए एक काम ये कर सकते हैं कि मैं इस तरफ कर देता हूं इसको। अब मैं यहां तक आऊंगा तो रिफ्लेक्शन नहीं हो रहा। एक मिनट रुक जाओ बेटा, मैं चेक कर रहा हूँ इसको, है ना, ये इधर हुए तो ये यहाँ से ही हो जाएगा रिफ्लेक्शन, मुझे इधर जाना पड़ेगा। ठीक बात है, चलिए राइट साइड में कोशिश करेंगे लिखने की। देखते हैं बेटा, कोशिश किया है कुछ मैंने, एंगल चेंज किया है, एंगल को चेंज करने से शायद अंतर आ जाए। बेटा जल्दी से मुझे नई चीज़ और पढ़ानी है, ये बच्चा कोई पूछ रहा है क्वेश्चन। बेटा 7th का मतलब है रेशनल रूट्स, तो रेशनल रूट्स भी बता देता हूँ। हालांकि रेशनल रूट्स मैंने ज़्यादा एग्जाम में पूछा नहीं, आता हुआ देखा नहीं है, इसलिए रेशनल रूट्स में ज़्यादा कोई इंपॉर्टेंट नहीं है। अगर आपको समझ में नहीं आए तो परेशान मत होना। रेशनल रूट्स क्या होता है वो समझा देता हूँ। अब दिया है सवाल तो 2x³ + x², अभी भी आ रहा है रिफ्लेक्शन, अभी भी आ रहा है रिफ्लेक्शन। बेटा रेशनल रूट्स क्या होते हैं अभी समझाएंगे, जब सवाल समझा रहे हैं थोड़ा सा सब्र करोगे। एक तो कुछ बच्चों को क्या है इंतजार नहीं होता। 2x³ + x² -7x, 2x³ + x² -7x -6, -7x -6, ये कुछ ऐसा हो रहा है। देखिए जरा समझने की कोशिश करें, रेशनल रूट्स निकालने हैं। रेशनल रूट्स क्या होते हैं, तो रेशनल रूट्स बेटा होते हैं, जल्दी से समझ लो, रेशनल रूट्स मतलब रेशनल नंबर। अगर किसी भी पॉलिनोमियल का कोई एक रूट भी रेशनल में आ जाता है, तो अगर वो बोल रहे हैं कि इसके रेशनल रूट्स निकालो, तो इसके रेशनल रूट्स निकालने का मतलब ये नहीं है कि इसके सारे रूट्स रेशनल होंगे, कुछ इंटीग्रल होंगे, कुछ रेशनल होंगे, लेकिन एक कम से कम रेशनल जरूर होगा अगर उन्होंने रेशनल रूट्स बोला है। अगर उन्होंने रेशनल रूट्स बोला है बेटा, तो कम से कम एक रूट तो जरूर उनका रेशनल होना ही चाहिए। रेशनल का मतलब हो गया रेशनल नंबर, यानी p/q के फॉर्म में, फ्रैक्शन के फॉर्म में। मतलब एक रूट जैसे 3/2 है, 1/2 है, -1/2 है, -7/5 है, कुछ भी हो सकता है फ्रैक्शन में। तो रेशनल नंबर पढ़िए ना सबने, p/q, तो वही रेशनल रूट बोल दिया है, बस कुछ नई चीज नहीं है। रेशनल रूट्स मतलब रेशनल नंबर, तो कोई भी एक रेशनल नंबर इसकी जरूर होगी रूट में, बाकी इंटीजर ही होंगे, ज्यादातर तो इंटीजर होते हैं, एक हाथ रेशनल जरूर होगा, क्योंकि बोला है उन्होंने साफ साफ रेशनल रूट्स। हम निकालते कैसे हैं, तो बेटा सबसे पहला काम क्या होता है, कांस्टेंट टर्म जो होता है उसके फैक्टर्स निकालो। इसमें 2 स्टेप करना पड़ेंगे। तो पहले तो आप निकालोगे फैक्टर्स ऑफ 6, क्या होते हैं 6 के फैक्टर, अभी सिखाया था मैंने, प्लस माइनस दोनों में लेते चलो। यहाँ क्या साइन है उससे कोई लेना देना नहीं है, 6 के दोनों साइन के नंबर लेते चलो, जिसमें 6 का डिवाइड, जिस नंबर का 6 में डिवाइड चला जाए पूरा। तो +-1 तो हर जगह है, +-2 आता है, +-3 आएगा, +-6 आएगा। अब जरा दूसरा सुनो, ये रेशनल रूट्स का सवाल है। इंटीग्रल रूट में मैंने क्या बोला था,
अगर क्वेश्चन आएगा इंटीग्रल रूट निकालो, तो इंटीग्रल रूट में हमेशा इस सब बड़ी पावर वाले टर्म का कोफिशिएंट 1 होगा। पिछले सवाल में 1 था कि नहीं, आपने देखा होगा, और मैंने बोला था जब इंटीग्रल रूट पूछेंगे तो इसका कोफिशिएंट 1 होगा, लेकिन इसका कोफिशिएंट यहाँ 1 नहीं है। क्यों नहीं है? तभी तो रेशनल आ रहा है। अगर मान लो 1 होता तो क्या इसके रेशनल रूट पूछे जाते? नहीं, उस केस में इसके रूट इंटीग्रल ही होंगे। अगर वो नहीं भी लिख कर दे रहे हैं कि इंटीग्रल रूट निकालो, उन्होंने बोला फाइंड द रूट्स, और इसके कोफिशिएंट 1 है, तो समझ जाना सारे नंबर्स जो होंगे इंटीजर ही होंगे, सारे रूट्स इंटीजर होंगे। लेकिन अगर यहाँ कोई नंबर आ गई है तो उस नंबर आने से एक ना एक रूट कम से कम आपका फ्रैक्शन में होगा ही होगा। ये भी हो सकता है एक से ज़्यादा हो जाए, लेकिन कम से कम एक तो होगा। तो इसलिए 2 हम इंटीजर पहले अगर निकाल लें तो तीसरा तो वही वाला पकड़ लेना जो फ्रैक्शन में हो, क्योंकि मैंने क्या बोला, कम से कम एक जरूर होगा अगर यहाँ कोई नंबर आ रही है तो। और अगर वो बोल रहे हैं रेशनल रूट्स निकालो तो फिर समझ जाना एक तो कम से कम होगा। अब दूसरा स्टेप सुनो, इसमें एक स्टेप एक्स्ट्रा होता है, इनफैक्ट 2 स्टेप एक्स्ट्रा होते हैं। जैसे कि एक तो हो गया 6 के फैक्टर, अब इसके फैक्टर भी निकाले जाते हैं। तो फैक्टर्स ऑफ 2 आर, जल्दी से आर के 2 के फैक्टर क्या होंगे? प्लस माइनस 1 प्लस माइनस 1 प्लस माइनस 2। देखिए आपको दिख रहा होगा अभी प्लस माइनस 1 और प्लस माइनस 2। अब इसके बाद में निकालने हैं वो फैक्टर्स जो रखने से हमें, मतलब जो फैक्टर्स आपको रखने हैं, ट्राई करना है। वो पॉसिबल फैक्टर्स क्या हैं वो देखो जरा। नाउ पॉसिबल फैक्टर्स आर, यानी कि वो पॉसिबल फैक्टर जो इसमें आपको रखने हैं वो कैसे निकलते हैं बेटा, ध्यान से समझ लें। इसके लिए क्या करना पड़ता है, ये जो 6 के फैक्टर्स आए हैं इन सभी में इनके ये दोनों जो फैक्टर्स आए हैं इसके कोफिशिएंट के, उनका डिवाइड देना पड़ता है सभी में, और डिवाइड देके जो आएगा वो लिखते जाना है, उनको फिर ट्राई करना है। ये थोड़ा सा डिफिकल्ट है, कंफ्यूजिंग कह सकते हो, लेकिन उतना इंपॉर्टेंट भी नहीं है, बट मैं समझा रहा हूँ, केवल समझ लें। जैसे प्लस माइनस 1 है, अब प्लस माइनस 1 में प्लस माइनस को तो देखो ही मत, कुछ बच्चे साइन से कंफ्यूज होते हैं। साइन को क्या देखना, यहाँ भी प्लस माइनस है, यहाँ भी प्लस माइनस, तो वो तो हट ही जाएंगे। साइन तो प्लस माइनस में ही आंसर आना है, तो जो भी आंसर आएगा वो नंबर का डिवाइड देके लिखना और आगे प्लस माइनस लगा देना, बस सिंपल। तो अगर 1 का किसी में भी डिवाइड दोगे तो वही नंबर आ जाती है। तो ये सीधे के सीधे पहले तो ये पूरे लिख दो एक बार, प्लस माइनस 2 प्लस माइनस 3 प्लस माइनस 6, ये 1 का डिवाइड देने से आया। अब प्लस माइनस 2 का डिवाइड सब में दो, तो देखो 1 में जब 2 का डिवाइड दोगे तो क्या आएगा, 1/2, प्लस माइनस मैंने बोला आगे लगाना है, तो ये 1/2 हो गया, ठीक बात है। अब 2 का डिवाइड अगर 2 में दोगे तो क्या आएगा, 1, तो 1 हम ले चुके हैं ऑलरेडी। 2 का डिवाइड 3 में दोगे तो क्या आएगा, 3/2, तो प्लस माइनस 3/2 लिख दिया। अब 2 का डिवाइड अगर 6 में दोगे तो क्या आएगा, प्लस माइनस 3 आएगा। 2 का डिवाइड 6 में दो, 3 आएगा ना, 3 हम ले चुके हैं, तो जो लिख चुके हैं वो थोड़ी दोबारा लिखेंगे। ये सारे आपके पॉसिबल फैक्टर्स अब हो गए, यानी पिछले केस में हमारे पास 8 हो रहे थे, तो इस केस में हमें 12 पॉसिबल फैक्टर्स मिल रहे हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। अब करना क्या है, तो सबसे पहले तो हम इंटीग्रल वैल्यूज को ही चेक करने की कोशिश करेंगे, क्योंकि इसकी कैलकुलेशन हार्ड होती है। इन्होंने बोला है रेशनल रूट्स निकालो, तो रेशनल रूट्स का मतलब ये नहीं होगा कि सारे रेशनल आएंगे, सारे P/Q वाले होंगे, ऐसा नहीं होता, लेकिन कम से कम एक जरूर होगा। लेकिन अगर हमारा कोई एक आंसर इस तरह की कोई नंबर रखने से आ गया, इंटीजर रखने से आ गया, तो इससे हमारा काम आसान हो जाएगा, ठीक है। और फिर लास्ट में हम एक इन दोनों में से ट्राई कर लेंगे। तो देखो मेरी बात, अब आपको काम जो भी करना है वो रफ में करना है बेटा, साइड में करना है। अब भी रिफ्लेक्शन हो रहा है क्या, कि अब थोड़ा अंतर आया है। अब ऐसा रिफ्लेक्शन हो रहा है कि आपको दिख रहा होगा, रिफ्लेक्शन में भी है ना। देखो कोशिश करो बेटा थोड़ा मैनेज करें, मैं इसका भी तोड़ निकालता हूँ। अब शायद ठीक दिख रहा है, बिल्कुल यस या नो में जवाब दे दो, जिससे हम आगे बढ़े। लाइट फ्लक्चुएटिंग अगेन एंड अगेन, नाउ इट्स हैपनिंग और नॉट, प्लीज टेल मी बेटा। चलिए, तो अब आगे का काम क्या है, इसके आगे आपको क्या करना है, तो इसके आगे आपको ये करना है, इसके आगे आपको क्या करना है बेटा, इसके आगे आपको क्या करना है बेटा। जैसे रफ में मैंने लिख लिया पॉलिनोमियल 2x3, ये लिख मैं रफ में रहा हूं, और आपको फिर फेयर में इसको वापस सॉल्व करके लिखना होता है। मैं यहीं चेक करके बता देता हूं, ये है कुछ। अब जैसे 1 रख सकते हैं प्लस का, क्योंकि ये 2 नंबर माइनस में आ रही है ना, लेकिन 1 रख के आंसर आ नहीं रहा, डायरेक्ट चेक कर लिया करो। कैसे, ये देखो 1 रखोगे तो 2 रह जाएगा, ये 1 रखोगे 1 हो जाएगा, तो 2 और 1 3,
प्लस का 3 आ रहा है, ये -7 और -6 ये हो जाएंगे -13, नहीं आएगा 1 रखने से, मुझे दिख गया। अब -1 अगर मैं रखूंगा तो ये -2 हो जाएगा, ये -1 यहाँ रखूंगा +1 हो जाएगा। मुझे नहीं लगता इससे 0 आने वाला है, क्योंकि -7 और ये एक मिनट हो सकता है -1 यहाँ रखोगे तो माइनस +7 हो गया बेटा, 0 हो गया और -6, बात बन गई, मेरे ख्याल में बात बन गई। प्लस वाले अलग सॉल्व करो, माइनस वाले अलग, तो 7 और 1 8 और ये बिल्कुल सही। तो कुल मिलाकर हमने क्या रखा इसमें, -1 रखने से हमारा काम हो गया। चलो तो एक 0 आपको मिल गया -1, देख लो। तो फटाफट से f ऑफ -1 निकालेंगे पहला। तो f ऑफ -1 क्या होता है, 2 ब्रैकेट -1 की पावर 3 प्लस -1 स्क्वायर -7 ऑफ -1 -6। बेटा मैं जल्दी कर रहा हूँ, ये -2 हो जाएगा, पावर 3 है, ये प्लस का हो जाएगा +1, ये हो जाएगा -+7 और ये -6। -2 और -6 -8 होता है, और +7 और ये 1 कितना हो जाएगा 8। आंसर कितना आ गया 0, यानी कि f ऑफ -1 0 आ गया। बिकॉज f ऑफ -1 0 है, इसलिए देयरफॉर -1 इज अ रूट ऑफ fx। तो fx का एक रूट निकल गया -1, ठीक बात है। चलिए एक काम हमारा हो गया। अब जरा दूसरा कोई नंबर रखते हैं। तो देखो 1 रखने से आंसर नहीं आया, तो 2 रखने से भी चांसेस कम है। 2x³ + x² -7x -6 दोबारा रखा। अब इसमें जरा देखो कोई इंटीग्रल वैल्यू -2 रख के देखो जरा। -2 रखोगे तो हो जाएगा -16, -2 रखोगे तो +4, -2 रखोगे तो +14 और -6। मैंने बोला कुछ बात बन रही है क्या, नहीं बन रही, हटाओ। अब रखो आप 2 रख के देखो, तो 2 रखोगे तो ये 16 आ जाएगा, 2 रखोगे यहाँ पर तो 20 हो जाएगा, 2 रखोगे यहाँ पर तो 14 हो जाएगा माइनस का और -6। क्या बात बन रही है, 14 और 6 कितने होते हैं 20, 16 4 कितने होते हैं 20। लो बेटा 2 रखने से काम हो गया। तो कहने का मतलब प्लस का 1 रखने से नहीं हो रहा था, लेकिन प्लस का 2 रखने से हो गया। तो मैंने क्या बोला, अंदाजे हैं, कई बार कुछ ऐसा होता है जो हम नहीं सोचते। तो इसका मतलब f ऑफ 2 रखने से 0 आ रहा है, तो जल्दी से दूसरा निकाल लो f ऑफ 2। तो दूसरा हो गया f ऑफ 2। f ऑफ 2 क्या होगा बेटा, x की जगह 2 रखना है, तो 2 का क्यूब प्लस 2 स्क्वायर -7। बेटा बस केवल रख के 0 ही तो चेक कर रहे हैं अपन। अब देखो 2 की पावर 3 कितना होता है 8, 8 इंटू 2 कितना हो जाएगा 16, 2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 4, 2 इंटू 7 -14 -6, 16 और 4 कितने होते हैं बेटा, प्लस वाले अलग करो माइनस वाले अलग करो, 16 और 4 20, -14 और -6 कितना हो जाएगा -20। आंसर कितना आ गया 0, यानी कि f ऑफ 2 कितना आ गया, तुम लिखेंगे बिकॉज f ऑफ 2 इज इक्वल टू 0, देयरफॉर 2 इज अ रूट ऑफ, किसका एक रूट बन गया, ये fx का दूसरा रूट आ गया। तो कितने रूट आ गए बेटा, एक आ गया -1 और एक आपको मिल गया 2, यानी कि 2 रूट मिल गए। अब कितने बचे होंगे, एक ये आ गया बेटा, एक ये आ गया, तो कितने बच गए, एक और रह गया, कौन सा। अब वो हम तीसरा जो रह गया है वो बेटा 100% फ्रैक्शन वाला ही होगा, वो तीसरा वाला जो फ्रैक्शन वाला ही होगा बेटा, क्योंकि अब इसलिए तीसरा वाला फ्रैक्शन वाला होगा बिकॉज बेटा 2 यहाँ पे इंटीजर आ चुके हैं, तो तीसरा तो फ्रैक्शनल होगा, नहीं तो रेशनल रूट सवाल ही क्यों देते वो कि फाइंड द रेशनल रूट। तो अगर 2 इंटीजर हो गए तो तीसरा जो है वो फ्रैक्शन में आएगा। ठीक है बेटा, ये तीसरा अब हम निकालने जाएंगे। तो अब देखिए हम तीसरा निकालने जाएंगे, तो तीसरे के लिए हम क्या रखेंगे, या तो +1/2 या -1/2 या +3/2 या -3/2। अब ये हमारी किस्मत है कि हमारा पहला रखने से ही काम बन जाए, और किस्मत खराब हुई तो भैया 2 बार 3 बार में आएगा। ये आपका थोड़ा कैलकुलेशन है बेटा, इसमें कुछ नहीं कर सकते हम, ठीक बात है कि नहीं, इसमें अपन कुछ नहीं कर सकते, आप ये मान के चलें। तो जो रखने से आंसर आ जाएगा, अच्छा सवाल दूसरा है ये, वही मेरे को लगा। चलिए तो देखें, अब आपका तीसरा जो रखने से क्या आ रहा है, जैसे कि 1/2 पहले रखें, तो प्लस का 1/2 रखने से आंसर आएगा क्या, मैं यहाँ पे चेक कर रहा हूँ। देखो 1/2 रखूंगा तो कितना हो जाएगा 1/8 और ये 2 हो जाएगा, ये 1/2 से 1/4 बनेगा, ये 7/2 हो जाएगा, ये 6 हो जाएगा। 0 नहीं आ रहा, मुझे दिख गया यहाँ से। 1/2 रखने से बात नहीं बनी, तो एक काम करते हैं 3/2 नहीं रखेंगे, क्योंकि प्लस का 1/2 रखा बात नहीं बनी, तो माइनस का 3/2 रखो,
क्योंकि प्लस वाले से बात नहीं बनती तो माइनस वाला चेक पहले करते हैं, ये चांसेस हैं और कुछ भी नहीं है, अंदाजा है। -3/2 रख के देख लेते हैं, तो 2 की जगह 2, -3/2 जब मैं रखूंगा तो देखो माइनस का है तो माइनस आ जाएगा, पावर 3 है। 3 का क्यूब कितना होता है जल्दी बताएंगे, 27। 2 का क्यूब कितना होता है, 8। यहाँ 3/2 माइनस का रखोगे तो प्लस का हो जाएगा 9/4। यहाँ 3/2 रखोगे माइनस का तो ये माइनस माइनस प्लस, और 7 3 21 और अपॉन 2 -6। 2 से काट दो 4 है ना, तो ये कितना हो जाएगा बेटा 27, और ये भी 4 है, ये भी 4 है। मैं डायरेक्ट इसको सॉल्व करूंगा, 27 माइनस कर दो 9 में से कितना बचेगा, 18 माइनस का 18/4 और 9/4 है ये, राइट। नहीं नहीं नहीं, ये तो सॉल्व हो गया इसके साथ, माफ करिए। 21/2 बचेगा -6, ये हो जाएगा -9/2, ये हो जाएगा 21/2, ये हो जाएगा -6। 21 में से 9 माइनस करो कितना होता है 12। 12 में 2 का डिवाइड दूंगा तो कितना बचेगा, प्लस का 6 बचेगा, यानी 6 - 6, यस 0 आ रहा है। चलो हो गया काम। -3/2 रखने से बात बन गई बेटा, तो -3/2 रखेंगे, -3/2 रखेंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा। -3/2 रख रहा हूं, जरा देखें बोर्ड पर। -3/2 रखेंगे तो बेटा आपका आंसर आ जाएगा। चलिए, तो -3/2 से अगर 0 आ रहा होता है तो 3/2 -3/2 रख के 0 आ रहा है तो हम -3/2 चेक करेंगे, ठीक है कि नहीं। जरा देखेंगे इसको, और -3/2 चेक करो बेटा, इससे 0 आ रहा है तो इस जगह पे -3/2 रख दो, तो 2 ब्रैकेट -3/2 की पावर 3 प्लस -3/2 स्क्वायर -7 ऑफ -3/2 -6। जरा मुझे बताना यार, अगर रिफ्लेक्शन इससे बंद होता हो, अब शायद रिफ्लेक्शन अगर बंद हो रहा हो, देखते हैं। अभी भी रिफ्लेक्शन हो ही रहा है, रिफ्लेक्शन तो अभी भी हो रहा है। तो ये रिफ्लेक्शन जो है किस लाइट का है समझ में नहीं आ रहा है, कुछ गड़बड़ है। मैनेज करें बेटा अभी थोड़ा, फिर देखते हैं बाद में इसको, है ना। अभी तो फिर कुछ कर नहीं सकते हैं, नहीं तो लिंक चेंज करना पड़ेगा, सब बेकार हो जाएगा, टाइम खराब हो जाएगा। देखिए -3 का क्यूब करोगे तो 27 होता है माइनस का, और 2 का मल्टीप्लाई भी करना था, हमने 2 का मल्टीप्लाई कर रहा था इसमें, नहीं तो पूरी मेहनत ही खराब हो जाए। चलो देखते हैं, मेरे ख्याल में तो आ रहा था आंसर -3/2 से, तो देखते हैं बेटा। -3 का क्यूब मैंने किया 27, तो ये हो जाएगा 2, और माइनस आगे लगा दो पहले, क्योंकि माइनस है, पावर 3 है तो माइनस आने वाला है, तो पहले माइनस लगा दो, फिर लिखो 2, फिर लिखो 3 का क्यूब 27, फिर अपॉन 2 का क्यूब कितना है 8, दोनों का क्यूब किया है बेटा। अब माइनस का स्क्वायर करोगे तो प्लस हो जाएगा, तो आंसर प्लस में आने वाला है। 3 का स्क्वायर कितना होता है 9, 2 का स्क्वायर कितना हो गया 4, ये लिख दिया, माइनस माइनस प्लस हो गया, 7 का 3 मल्टीप्लाई करोगे 21 अपॉन 2, फिर ये -6 एज इट इज लिख दिया। अब 2 से इसको कैंसिल कर रहा हूं तो 4 बार गया बेटा, 4 बार जाने के बाद क्या बचेगा, -27 अपॉन 4 प्लस 9 अपॉन 4 प्लस 21 अपॉन 2 -6, ठीक बात है। अगर इन दोनों के डिनोमिनेटर सेम है, थोड़ा आसान करने के लिए बता रहा हूँ, इन दोनों के डिनोमिनेटर सेम है तो आप इन दोनों को डायरेक्ट सॉल्व कर लो, जिनके डिनोमिनेटर सेम है उनके ऊपर प्लस माइनस कर सकते हो डायरेक्ट। तो देखो डिनोमिनेटर 4 है, यहाँ भी 4 है, तो इन दोनों को डायरेक्ट सॉल्व कर लो। ये माइनस का 27 है, ये प्लस का 9 है, -27 और +9, माइनस प्लस माइनस होता है, तो 27 में से 9 माइनस करोगे कितना बचेगा 18, और बड़ी नंबर माइनस किया तो -18। ये कैलकुलेशन है बेटा, और कुछ भी मैंने नहीं किया। फिर इसके बाद में +21/2 बचेगा, ये यहाँ से, और -6। अब इसको चाहो तो कैंसिल कर दो 18 को और 4 को, तो कितना बचेगा -9/2 प्लस 21/2 -6। ये देखो बिना एलसीएम लिए कैलकुलेशन हो रही है। अब देखो जरा, ये कैंसिल करके बचा, अब देखो ये भी 2 है डिनोमिनेटर, ये भी 2 है। जब डिनोमिनेटर सेम होते हैं तो न्यूमरेटर डायरेक्ट सॉल्व हो जाते हैं। तो 21 में से 9 माइनस कर दो, 12 बचेगा, तो फाइनली मिलेगा 12/2 -6। अब देखो 12 को 2 से कैंसिल कर दिया तो कितना बचेगा 6, तो क्या बच रहा है 6 - 6 क्या होता है 0, आ गया आंसर 0। तो f ऑफ -3/2 रखने से 0 आ रहा है। मैं यहाँ लिख रहा हूँ इसके आगे की कहानी, तो हम लिखेंगे इसके आगे बिकॉज f ऑफ
-3/2 इज इक्वल टू 0, देयरफॉर -3/2 इज अ रूट ऑफ fx। इसका मतलब ये होता है कि -3/2 रखने से 0 आएगा आंसर। तो ये 3 रूट बेटा आपको मिल गए, तीनों मिल गए आपको। कौन कौन से? -1, 2 और -3/2। ये है रेशनल रूट्स की कहानी और इंटीग्रल रूट्स की कहानी। मुझे ऐसा लगता है आपको समझ में आ गया होगा। समझ में आ गया तो यस सर लिख कर भेजें, क्योंकि चीज़ थोड़ी सी बड़ी है, डिफिकल्ट है, इसलिए मेरे को यस करके लिखें। इफ यू गॉट दिस मेथड, इंटीग्रल रूट और रेशनल रूट, तो प्लीज़ बताएं। मैं फिर बता देता हूँ, ये एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से तो बहुत कम इंपॉर्टेंट है, क्योंकि मैंने देखा नहीं ज़्यादातर आता हुआ। ठीक है कि नहीं? चलिए बता दिया मैंने, अगर आ गया समझ में। ये यार एक बच्चा कुछ भी बोलता रहता है, बिना सेंस की बातें, ये कर सकता है वो कर सकते हैं। बेटा आप अपना दिमाग पहले ढंग से लगाओ फिर बात करो। 2/1 अकेला रखने से आंसर आ रहा है क्या तुम्हारा? ठीक है, 5, 6, 7 चलिए समझ में आ गया है। अब मैं आगे बढ़ रहा हूँ। हेडिंग डाल लें जल्दी से, हेडिंग डालें। आगे की चीज़ मुझे पढ़ानी थी जो आज बेटा, वो मैं कराना चाह रहा हूँ। अब कौन सा रह गया है? एक बच्चा कह रहा है सर ये 5th वाला पार्ट हो बता दो, सेकंड का। वेरीफाई करना है इसमें जो नंबर है वो 0 है या नहीं। 5th क्वेश्चन, x = 0 और x = -1, ये वाला कई बच्चे पूछ रहे हैं। 5th वाला कौन सा बेटा? 5th वाला पूछ रहे हो बेटा? क्वेश्चन नंबर 5th या सेकंड का 5th पार्ट, प्लीज बताएं। 5th पार्ट पूछ रहे हो या 5th क्वेश्चन पूछ रहे हो? ए और बी निकालने वाला क्वेश्चन कल क्लास में समझाया था, बिल्कुल सेम क्वेश्चन क्लास में कराया था, सेम क्वेश्चन, उसी पर बेस मैंने दिया है ए और बी निकालने के लिए। अगर आप पिछली क्लास को देख लोगे तो भी आप कर पाओगे बड़े आराम से। जल्दी देख लो बेटा, आखिरी बार बता रहा हूँ, अब जल्दी से देख लेना आप, है ना। मैं थोड़ा सा स्पीड में कराऊंगा। देखिए x = 0, x = -1 दोनों ही जो है रूट्स हैं। पॉलिनोमियल fx = जो पॉलिनोमियल है वो है 2x³ - 3x², 2x³ - 3x²। मुझे लग रहा है डाउट की क्लास अलग से रखना पड़ेगी, ऐसे तो फिर सिलेबस आगे नहीं बढ़ पाएगा, दिक्कत हो जाएगी। अब अगली बार से बेटा मैं डाउट का क्लास अलग रखूंगा, है ना। इसमें मैं अपना पढ़ाऊंगा, नहीं तो सिलेबस ही नहीं हो पाएगा। ऐसे तो डाउट आपके बहुत रहते हैं, मुझे लगा एक हाथ सवाल पूछोगे, ये तो वही सवाल पूछ लेते हो जो मैंने क्लास में कराए हैं। इट टेक्स अ लॉट ऑफ टाइम बेटा, मेन क्लास खराब हो जाती है। जल्दी देखें अब आप इसको, x = 0 और -1 दोनों ही इसके जीरोज हैं। तो कौन कौन से जीरोज हैं यहाँ लिख रहा हूँ मैं। एक तो x = 0 है और एक x = -1, ये इसके रूट ऑलरेडी दे दिए, मतलब रखने से आंसर 0 आएगा। जब बेटा पहले से ही कह देना कि ये इसके 0 हैं, तो इसका मतलब क्या है, फिर बाकी काम आपका आसान हो गया, क्योंकि उन्होंने बोल दिया वो 0 हैं। अब a और b निकालो। तो देखिए एक बार पॉलिनोमियल चेक कर रहा हूँ, 2x³ - 3x² + ax + b। ठीक है, देखो अगर x इसका 0 है तो f की जगह पर, x की जगह पर अगर मैं 0 रखूंगा तो ये पूरा सॉल्व करके 0 होना चाहिए, यही रूल होता है। तो हम लिखेंगे बिकॉज x = 0 इज अ, आप 0 ना कहें रूट कहें, नहीं तो बार बार 0 कंफ्यूज करेगा। x = 0 इज अ रूट ऑफ fx। क्वेश्चन में इन्होंने 0 कहा है, रूट कहा है, रूट ही कहा है, तो बस ठीक है। तो x = 0 इज अ रूट ऑफ fx। अगर ये इसका रूट है तो क्या होगा, कंडीशन है बेटा, ये याद कर लो। रूट, जो भी रूट होता है ना उसको x की जगह रखने पर = 0 ले लेते हैं। जब भी यहाँ a b k ऐसा निकालने को आए तो आप = 0 लेके इक्वेशन बना लिया करो। तो ये हो जाएगा f(0) = 0, यानी x की जगह 0 रखने से 0 आएगा, क्योंकि वो रूट है। अगर रूट 1 होता तो यहाँ 1 रख के = 0, रूट 2 होता तो 2 रख के = 0, रूट 5 होता तो 5 रख के = 0, रूट a होता तो a रख के = 0 लेते। ये कंडीशन है। f(0) मतलब सब जगह 0 रख दो x की जगह। तो 2 0³ - 3 0² प्लस a × 0 प्लस b = 0। ये बताओ 0 हो जाएगा, ये 0 हो जाएगा, ये 0 हो जाएगा, प्लस b = 0 मतलब क्या हुआ, b = 0 आ गया। पहला काम खत्म। ठीक है, अब हमें दूसरा रूट क्या दिया है, -1।
तो f ऑफ -1 इज इक्वल टू 0 हो जाएगा। एक लाइन लिख देना बेटा आप लोग, क्या लिखोगे लाइन, बिकॉज -1 इज अ रूट ऑफ, ये जो ऐसे इधर लिखी थी वो इधर लिख देना, और माइनस देयरफॉर f ऑफ -1 इज इक्वल टू 0 ऐसे ले लेना। लैंग्वेज का बेटा फर्क पड़ता है एग्जामिनर पे, ध्यान रखें। तो 2 ऑफ -1 की पावर 3 और फिर -3 और ब्रैकेट -1 स्क्वायर और फिर प्लस a और ब्रैकेट -1 फिर प्लस b इज इक्वल टू 0। अब देखिए बेटा, -1 का क्यूब करेंगे तो आंसर माइनस में ही आने वाला है, -2 आएगा। -1 का स्क्वायर प्लस हो जाता है तो -3 रह जाएगा। ये माइनस प्लस -a हो जाएगा और ये प्लस b हो जाएगा, इज इक्वल टू 0 हो जाएगा। अब देखो -2 और -3 कितने हो जाएंगे, -5 -a प्लस b इज इक्वल टू 0। अब जरा देखो b की वैल्यू कितनी है, तो b हमें 0 मिल चुका था ऊपर ही, तो अगर मैं यहाँ 0 रख दूं b की जगह पर तो a आ जाएगा। या एक काम करो, पहले 5 को इधर ले जाओ, जैसे ही मैं 5 को इधर शिफ्ट करूंगा, इधर देखें इसके आगे, जैसे ही मैं 5 को इधर ले जाऊंगा तो क्या बचेगा, -a प्लस b और 5 उधर जाके पॉजिटिव हो जाएगा बेटा, क्योंकि यहाँ माइनस का था, उधर गया पॉजिटिव हो गया, -a प्लस b इज इक्वल टू 5। अब देखो b की जगह 0 रख दो, तो यहाँ लिखेंगे, यहाँ चाहो तो आप लिख सकते हो, इसको इक्वेशन मान लो और लिख दो, पुटिंग b इज इक्वल टू 0 इन इक्वेशन 1, तो -a प्लस b की जगह 0 रखा इज इक्वल टू 5, तो -a इज इक्वल टू 5, मतलब a इज इक्वल टू -5। बेटा इस साइन इधर चला जाएगा माइनस का। अब कुछ कहते हैं सर जब माइनस इधर जाएगा तो प्लस का हो जाएगा ना, मैं कहूँगा बेटा जब नंबर शिफ्ट करते हो पूरी तब होता है। ये तो -a इज इक्वल टू 5 का मतलब क्या हुआ, a तो अननोन है इसलिए माइनस की वैल्यू 5 होगी। आप ऐसे समझ लो, दोनों तरफ माइनस का मल्टीप्लाई कर दिया, तो यहाँ माइनस का मल्टीप्लाई किया तो a हो गया, यहाँ माइनस का मल्टीप्लाई किया तो -5 हो गया, ऐसे समझ लो आप, ठीक है, समझ गए। या ऐसे समझ लो, माइनस ये मल्टीप्लाई में है तो डिवाइड में गया, डिवाइड में गया तो ऊपर आ गया -5, a -5 b 0, ये आपका आंसर है। जल्दी से नोट करना पड़ेगा, समय नहीं दूंगा ज़्यादा। जिसने भी पूछा है वो यस सर लिखकर भेजे, जिससे पता चले डाउट क्लियर हो गया। चलिए अगला, अब हेडिंग डालो जल्दी से। अब मैं डाउट नहीं करा रहा हूं बेटा, अब जिसका रह जाएगा एक हाथ भेज दूंगा बाद में। अब मेरे को पढ़ा लेने दो थोड़ा सा, मेरा समय बहुत खत्म हो गया। यस सर वही जो आप कह रहे हो, क्लियर, ओके ठीक है। क्वेश्चन नंबर 4 भी डाउट है, ये देखो शर्म नहीं आ रही इनको ना, सारे सवाल हमसे करा लो। अब होमवर्क क्या हम अपने लिए देते हैं, सारा होमवर्क तो तुम हमसे करा लेते हो यार। क्वेश्चन नंबर 4 ट्राई करिएगा, x इक्वल टू -1/2, इसका 0 है, x की जगह -1/2 रख के इज इक्वल टू 0 ले लेना, सॉल्व करके a आ जाएगा। अरे यार जैसे ये किया वैसे ही करना है, बस यहाँ 0 रखा है वहाँ पे -1/2 रख देना और इज इक्वल टू 0 ले लेना। जब भी इधर a b कुछ निकालना होता है ना, तो जो 0 दिया जाता है वो x की जगह रखा करो और इक्वेशन को इज इक्वल टू 0 ले लिया करो और सॉल्व करके वो अपने आप वैल्यू आ जाती है। बस ये सिस्टम है। हेडिंग डालेंगे रिमाइंडर थ्योरम, जल्दी से मेरे को रिमाइंडर थ्योरम समझानी है किसी भी हालत में, जल्दी करो। रिमाइंडर थ्योरम क्या होती है समझ लें, बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। रिमाइंडर थ्योरम मेरे को आज ख़त्म करनी थी, मेरा टारगेट ये था कि मैं ख़त्म कर दूं, लेकिन पूरे सवाल में नहीं करा पाऊंगा, समय आप लोगों ने बहुत ख़राब कर दिया मेरा। अब आगे से होमवर्क का डिस्कशन मैं क्लास में नहीं करने वाला हूँ। एक हाथ क्वेश्चन की बात अलग होती है, आप लोग क्या करते हो, हर एक बच्चा एक एक पूछता है तो पूरे होमवर्क में हो जाते हैं। किसी ने पहला पूछ लिया, किसी ने चौथा पूछ लिया, किसी ने छठवां पूछ लिया, हो गए वो एक एक करके पूरे ख़त्म। तो अब मैं अलग से क्लास लूँगा, जैसे पहले किया था मैंने वीडियो क्लास, वही करना पड़ेगा। चलिए कोई बात नहीं, अब आज का तो हो गया सो हो गया, रोने से क्या फ़ायदा। तो अब लिखें जल्दी से, रिमाइंडर थ्योरम इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग यार। रिमाइंडर थ्योरम बहुत काम आएगी बेटा, याद रखें 10th में भी काम आएगी, आगे काम की चीज़ है ये कुल मिला के। रिमाइंडर थ्योरम समझ लें, इसको समझने में ही मुझे कम से कम 10 मिनट समझाना पड़ेगा, जिससे कि आपके दिमाग में बैठ जाए ये क्या होता है। तो पहले तो एक काम करते हैं, 2-3 बातें हैं वो समझ लें। जब भी मैं लीनियर पॉलिनोमियल कहूँगा, अभी इस रिमाइंडर थ्योरम के लिए क्या कहूँगा, लीनियर पॉलिनोमियल। क्या कहूँगा, लीनियर पॉलिनोमियल। तो इसके लिए बेटा लीनियर पॉलिनोमियल हम लेंगे x प्लस a या फिर x माइनस a।
अब ए की जगह बी ले लो, सी ले लो, कोई फर्क नहीं पड़ता, एक्स आपको पता है वेरिएबल होता है। अब आपके दिमाग में जो बच्चों ने ढंग से पढ़ा होगा, मेरा थ्योरी ढंग से पढ़ा होगा, उन बच्चों के दिमाग में क्वेश्चन आ जाएगा, सर लीनियर पॉलिनोमियल तो ऐसा बोला था आपने कि अगर कोई लीनियर पॉलिनोमियल आपको नहीं पता तो स्टैंडर्ड फॉर्म ऐसा होता है। मैं कहूँगा बिल्कुल सही बात है, ऐसा ही होता है। लेकिन जब ऐसा होगा ना बेटा, तो यहाँ से x की वैल्यू कितनी आएगी, -b/a, यानी फ्रैक्शन में आएगी। हमें फ्रैक्शन में नहीं चाहिए, हमें चाहिए इंटीजर, इंटीग्रल वैल्यू चाहिए, है ना। इसलिए मैं ऐसा बता रहा हूँ, केवल आसान करने के लिए, और कुछ नहीं है इसका, इससे कोई ऐसा लेना देना नहीं है। ये तो केवल समझाने के लिए लीनियर पॉलिनोमियल हम इस तरह का ले रहे हैं, जिससे कि x का कोफिशिएंट अगर कुछ नहीं होगा तो ये सीधे सीधे आपका आंसर यहाँ से निकल जाएगा, जल्दी निकल जाएगा। बस इतना अंतर है और कुछ नहीं है, ठीक है। तो रिमाइंडर थ्योरम क्या कहता है? रिमाइंडर थ्योरम का मतलब होता है बेटा कि अगर कोई भी पॉलिनोमियल आपने ले लिया f(x), उस पॉलिनोमियल में सपोज करो वो बोल रहे हैं कि एक लीनियर पॉलिनोमियल x-2 का डिवाइड दिया जा रहा है। पहले तो मैं आपको एक बात क्लियर कर दूं, जो भी पॉलिनोमियल दिया जाएगा उसकी डिग्री कितनी भी हो सकती है, लेकिन 1 से ज़्यादा होनी चाहिए। और जिसका उसमें डिवाइड दिया जाएगा, एक बात बताओ, रिमाइंडर थ्योरम में एक वर्ड है रिमाइंडर। रिमाइंडर कब आता है? जब डिवाइड देते हैं। तो इसका मतलब यहाँ डिवीजन हो रहा है, लेकिन हमें डिवीजन करना नहीं है। अब डिवीजन करना नहीं है और रिमाइंडर निकालना है, ये कौन सी बात हुई? तो बेटा रिमाइंडर थ्योरम का यही तो मतलब है कि बिना डिवाइड दिए आप रिमाइंडर निकाल सकते हो, ये रिमाइंडर थ्योरम करती है। अब समझ में आ गई रिमाइंडर थ्योरम? रिमाइंडर थ्योरम का काम क्या है? विदाउट एक्चुअल डिवीजन वी कैन फाइंड द रिमाइंडर इफ अ पॉलिनोमियल f(x) इज डिवाइडेड बाय अ लीनियर पॉलिनोमियल g(x). अब कहेंगे सर इसका मतलब हमें तो जिंदगी में कभी डिवाइड करना ही नहीं पड़ेगा, अगर हमें रिमाइंडर निकालना है तो हम रिमाइंडर थ्योरम ही लगा लेंगे। तो मैं कहूँगा बेटा रिमाइंडर थ्योरम तब लगेगी जब किसी भी डिग्री वाले पॉलिनोमियल में लीनियर पॉलिनोमियल का डिवाइड दिया जा रहा है। किसका डिवाइड दिया जा रहा है? लीनियर पॉलिनोमियल का। यानी कि जब आप डिवाइड दे रहे हो तो जो डिवाइजर है, जिसका डिवाइड देते हैं वो डिवाइजर होता है। डिवाइजर आपका कैसा होना चाहिए? लीनियर पॉलिनोमियल। मतलब कैसा कैसा दिख सकता है वो देखो बोर्ड पर, वो दिख सकता है x-1, वो दिख सकता है x+1, वो दिख सकता है x-3/2, वो दिख सकता है x+1/2, वो दिख सकता है 3x+2, वो हो सकता है 3x-5। इस तरह के लीनियर पॉलिनोमियल होते हैं। तो इस तरह के किसी भी पॉलिनोमियल का अगर डिवाइड किसी दूसरे पॉलिनोमियल में दिया जा रहा है और जिसमें डिवाइड दिया जा रहा है वो कैसा पॉलिनोमियल होगा? उसकी डिग्री कुछ भी हो सकती है, उसकी डिग्री 1 हो, 2 हो, 3 हो, 5 हो, कुछ भी हो, 1 से छोटी ना हो, क्योंकि डिवाइड थोड़ी चला जाएगा। जब 1 से छोटी होगी तो वो तो कांस्टेंट हो गया, तो इसलिए उस केस में कुछ रिमाइंडर नहीं होता, वो तो फिर पॉलिनोमियल में डिवाइड होता ही नहीं। तो कहने का मतलब डिग्री आपकी क्या हो? 1 या उससे ज़्यादा, 1 या उससे ज़्यादा होनी चाहिए। या एक मिनट, लीनियर का डिवाइड लीनियर में हाँ चला तो जाएगा, वैसे फिर उस केस में ज़रूरत पड़ेगी नहीं। अगर मान लो लीनियर पॉलिनोमियल है, मुझे इसमें रिमाइंडर निकालना है और डिवाइड दिया जा रहा है x-1 का, तो रिमाइंडर क्या हो गया? 1 + 2। बेटा एक मिनट मैं खुद चेक कर रहा हूँ, कुछ 5 आएगा, x-1 का डिवाइड देने पे 5 आएगा, ठीक है, हाँ सही है। तो जिसका डिवाइड दिया जा रहा है उसकी डिग्री 1 हो या उससे ज़्यादा हो। चलो अब लिखें रिमाइंडर थ्योरम। इफ अ पॉलिनोमियल f(x), if a polynomial f(x), if a polynomial f(x) if a polynomial f(x) of degree 1 or greater than 1, if a polynomial f(x) of degree 1 or greater than 1, बेटा 1 और ग्रेटर देन 1 का मतलब क्लियरली हो गया, समझ में आ गया होगा बात। डिग्री 1 मतलब लीनियर पॉलिनोमियल हो या फिर उससे बड़ी डिग्री वाला हो, यानी कि क्वाड्रेटिक, क्यूबिक, कैसा भी हो सकता है। तो इफ अ पॉलिनोमियल ऑफ डिग्री 1 और ग्रेटर देन 1, इफ अ पॉलिनोमियल ऑफ डिग्री 1 और ग्रेटर देन 1 इज डिवाइडेड बाय अ लीनियर पॉलिनोमियल, इज डिवाइडेड बाय अ लीनियर पॉलिनोमियल, हमेशा जिसका डिवाइड दे रहे हैं वो लीनियर पॉलिनोमियल होना चाहिए, तभी रिमाइंडर थ्योरम काम करेगी, अदरवाइज रिमाइंडर थ्योरम विल नॉट वर्क। रिमाइंडर थ्योरम वर्क्स ओनली व्हेन द डिवाइजर इज अ पॉलिनोमियल ऑफ डिग्री 1, यानी कि लीनियर पॉलिनोमियल। तो इज डिवाइडेड बाय अ लीनियर पॉलिनोमियल। अब लीनियर पॉलिनोमियल कैसा होता है बेटा? x+a ले सकते हो, x-a ले सकते हो। मैं x-a ले रहा हूं, अभी समझ में आ जाएगा क्यों। तो लिखें इज डिवाइडेड बाय लीनियर पॉलिनोमियल x-a, और पॉलिनोमियल को आपने क्या f(x) या p(x) कुछ ऐसा माना होगा, मैं भूल गया मैंने क्या बोला था, मैं रिपीट कर रहा हूँ लाइन। इफ अ पॉलिनोमियल f(x) ही बोला होगा। इफ अ पॉलिनोमियल f(x)
इज डिवाइडेड इफ अ पॉलिनोमियल एफ एक्स ऑफ डिग्री 1 और ग्रेटर देन 1। ये डिग्री किसकी है? ये एफ एक्स की डिग्री की बात कर रहे हैं कि डिग्री जो होती है इसकी वो 1 भी हो सकती है, उससे ज्यादा भी हो सकती है। तो इफ अ पॉलिनोमियल एफ एक्स ऑफ डिग्री 1 और ग्रेटर देन 1 is divided by a linear polynomial x minus a is divided by a linear polynomial x minus a। अब इस x minus a को आप gx कह सकते हो कि gx is equal to x minus a, या x minus a अकेला कह दो, कोई फर्क नहीं पड़ना अभी। तो is divided by a linear polynomial x minus a। मैं फिर बोल रहा हूँ बेटा, ये linear polynomial ये मैंने स्पेसिफिकली लिया है, हो कोई भी लीनियर पॉलिनोमियल सकता है। कैसे कैसे लीनियर पॉलिनोमियल होते हैं वो मैंने बता दिया था अभी, तो उसमें से किसी भी प्रकार का हो सकता है। ये केवल डेफिनेशन में समझाने के लिए बता रहा हूँ। यहाँ माइनस इसलिए लेता हूँ क्योंकि आगे जाके ये प्लस हो जाता है, अभी बताऊंगा। तो लिखें इज डिवाइडेड बाय लीनियर पॉलिनोमियल एक्स माइनस ए, देन बाय रिमाइंडर थ्योरम, देन बाय रिमाइंडर थ्योरम, देन बाय रिमाइंडर थ्योरम रिमाइंडर इज इक्वल टू, अब देखो बिना डिवाइड दिए रिमाइंडर आ गया, बाय रिमाइंडर थ्योरम रिमाइंडर इज इक्वल टू, अब रिमाइंडर जो होगा वो क्या होगा, रिमाइंडर इज इक्वल टू, ऐसे लिख दो, बाय रिमाइंडर थ्योरम रिमाइंडर इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, पॉलिनोमियल था एफ एक्स, उसमें मैंने डिवाइड किसका दिया था, एक्स माइनस ए का, तो इसका जो रिमाइंडर आएगा वो बनेगा एफ ऑफ ए। यानी यहां से जो x की वैल्यू आती है वो उठा के इधर रख दिया करो, सॉल्व कर लिया करो, आपका आंसर रिमाइंडर हो जाएगा, खत्म बात। तो रिमाइंडर इज इक्वल टू एफ ऑफ ए, ये लिख लें, ये बहुत इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट लिखवाया है, इसको ध्यान से दोबारा समझ लें कि बेटा एक पॉलिनोमियल एफ एक्स था, उस पॉलिनोमियल में अगर मैंने x माइनस ए का डिवाइड दिया तो जो x माइनस ए से x की वैल्यू आएगी वो x की जगह रखने पर, उसे सॉल्व करने पर आंसर रिमाइंडर होता है। अब मेरी बात को सुनो, अभी तक हम क्या करते आ रहे हैं, अभी तक मैंने आपको दो चीजें बताई हैं, ठीक है। पहली चीज क्या थी, पॉलिनोमियल की वैल्यू निकालना। तो पॉलिनोमियल की वैल्यू कैसे निकालते थे, तो x की कोई वैल्यू आपको अगर दी जाए, आप उसको x की जगह रख दें पॉलिनोमियल में, सॉल्व कर लें, तो उसे बोलते हैं वैल्यू ऑफ पॉलिनोमियल। दूसरी चीज मैंने बताई थी, अगर उसी वैल्यू को सॉल्व करने के बाद आपका आंसर 0 आता है तो आपने जो x की जगह रखा हुआ है वो आपका 0 बन जाता है या रूट बन जाता है, मैंने ये बताया था। अब हम क्या कर रहे हैं, अब हम तीसरी बात कर रहे हैं। तीसरी बात क्या कर रहे हैं कि उसी प्रकार से जो भी x की वैल्यू आपकी मिलेगी वो कैसे मिलेगी, वो आप जिसका डिवाइड दे रहे हैं लीनियर पॉलिनोमियल उधर से मिलेगी। यहाँ डायरेक्ट वैल्यू नहीं दी जाएगी, यहाँ आपको एक पॉलिनोमियल दिया जाएगा। वैल्यू कैसे निकालते हैं वो मैं अभी बता रहा हूँ आपको। तो अब इस केस में जब आप किसी पॉलिनोमियल में किसी लीनियर पॉलिनोमियल का हम डिवाइड दे रहे हैं, वहां से जब आप वैल्यू ऑफ पॉलिनोमियल निकालते हो सॉल्व करके x की जगह रखकर, तो इस बार जो आपका आंसर आ रहा है वो आपका रिमाइंडर हो जाता है, क्योंकि यहां हम fx में डिवाइड दे रहे हैं इसका और फिर हम वैल्यू निकाल रहे हैं, तो यहां ये चीज रिमाइंडर बताएगी। बेटा ये रूल्स हैं, कॉन्सेप्ट हैं, इनको ध्यान रखना पड़ेगा, भूलना नहीं है। अब जरा मेरी बात सुनो कि हमें एक्चुअली यहां x की जगह रखना जो है वो कैसे आता है। तो मैंने क्या बोला, रिमाइंडर थ्योरम कब काम करती है, जब किसी पॉलिनोमियल में लीनियर पॉलिनोमियल का डिवाइड दिया जा रहा हो। अब लीनियर पॉलिनोमियल कैसे कैसे हो सकते हैं, तो लीनियर पॉलिनोमियल बेटा x माइनस ए ऐसा हो सकता है, x प्लस ए ऐसा हो सकता है, ax प्लस बी ऐसा हो सकता है, या ax माइनस बी ऐसा हो सकता है, या x प्लस a अपॉन बी ऐसा हो सकता है, या x माइनस a अपॉन बी ऐसा हो सकता है। इसके अलावा कोई लीनियर पॉलिनोमियल नहीं बनता दुनिया में। आप खूब सर पटक लो और करके देख लो, ये ही लीनियर पॉलिनोमियल का फॉर्म ऐसा ही होगा। वो बात अलग है कि a अपॉन बी को b अपॉन a कह लो, वो तो फिर नंबर है, ये a और b तो यहाँ नंबर है, वो तो कुछ भी हो सकती हैं। मैं फॉर्म की बात कर रहा हूँ, फॉर्म यही बनेंगे। ये 6 तरीके के लीनियर पॉलिनोमियल आपको दिखेंगे। मुझे इसमें से रिमाइंडर निकालने के लिए सबसे आसान लगा ये वाला, इसलिए मैंने इसको पकड़ा। इसका मतलब ये बिल्कुल नहीं है कि ये हमेशा ऐसा ही होगा, ये ऐसा भी हो सकता है, 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 ऐसा भी हो सकता है। ए और बी यहाँ पर क्या हैं, नंबर्स हैं, कोई भी नंबर्स होंगे, इंटीजर्स होंगे। आ रही होगी बात समझ में बेटा। तो ये लीनियर पॉलिनोमियल होंगे। तो जब भी किसी पॉलिनोमियल में किसी लीनियर पॉलिनोमियल का डिवाइड देते हैं तो बाय रिमाइंडर थ्योरम हम डायरेक्टली रिमाइंडर निकाल सकते हैं। अब रिमाइंडर निकालने के लिए करना क्या है, तो जिस लीनियर पॉलिनोमियल का आप डिवाइड दे रहे हैं उस लीनियर पॉलिनोमियल से x की वैल्यू निकाली जाएगी। अब x की वैल्यू कैसे निकालते हैं, तो अब याद करो आपने लीनियर पॉलिनोमियल के जीरोस निकालना सीखा है। याद करो, सीखा है कि नहीं सीखा। बस जैसे वो जीरोस निकालते हैं ना,
यहाँ से वैसे ही x की वैल्यू निकाली जाएगी। ठीक बात है, वहाँ पे वो जीरोस होते थे, यहाँ पर ये जीरोस की जगह पर, ये भी एक्चुअली देखा जाए तो हम x की वैल्यू ही निकाल रहे हैं एक तरह से, ठीक है कि नहीं। तो यहाँ से जैसे हम जीरोस में निकालते थे वैसे ही यहाँ करना। अच्छा, फिर रिवाइज करा देता हूँ कैसे करते थे अपन। देखो याद आएगा आपको, आपको बोला गया था कि 3x - 2 एक पॉलिनोमियल है, इसका जीरो निकालो। तो किसी लीनियर पॉलिनोमियल का जीरो मैंने कैसे निकालना सिखाया था, इज इक्वल टू जीरो लिया था। इज इक्वल टू जीरो लेके फिर हम क्या कर रहे थे, 3x, ये 2 उधर चला गया, 2 हो गया, तो x इज इक्वल टू कितना आ गया बेटा, 2/3। यही तरीका था, बोलो याद आ गया। तो इस तरीके से हमने जीरो निकाले थे, तो ये x की वैल्यू 2/3 आई है यहाँ से। बिल्कुल उसी तरीके से आप x की वैल्यू निकालोगे। अच्छा अब बताओ, अगर x - a का डिवाइड दिया जा रहा है तो बोलो x की वैल्यू देखो क्या आई होगी। तो x की वैल्यू x - a इज इक्वल टू 0 ले लो। तो x की वैल्यू कितनी आई, a आई कि नहीं आई, मतलब x की जगह क्या रखोगे, a। तो x की जगह a रखकर जो सॉल्व करके आएगा वो आपका रिमाइंडर हो जाएगा। अब अभी तो मैं f ऑफ a ही कह रहा हूँ ना, क्योंकि मैं उस पॉलिनोमियल केवल fx बोला था। अब जो भी पॉलिनोमियल होगा उसमें x की जगह a रखना है। तो ये बेटा प्रोसीजर होता है रिमाइंडर थ्योरम का, आपको समझ में आ गया होगा। अब मैं इन शॉर्ट अगर आपसे ये बोलूं कि fx एक पॉलिनोमियल है और उसमें डिवाइड दिया जा रहा है किसी पॉलिनोमियल का, तो अब जरा ध्यान से सुनते चलना। fx एक पॉलिनोमियल है, इसमें मैंने डिवाइड दिया x - b का। तो आपको अपने मन में आंसर्स निकालने हैं, ठीक है, जिससे आपकी प्रैक्टिस होगी और चेक करना आप सही जा रहे हो कि नहीं। तो x - b का मैं डिवाइड किस में दे रहा हूँ, fx में। तो रिमाइंडर बाय रिमाइंडर थ्योरम रिमाइंडर क्या हो जाएगा, बोलो f ऑफ b विल बी आर रिमाइंडर। समझ में आया कैसे हुआ। x की वैल्यू यहाँ से निकालो, उधर जाएगा जीरो के पास, तो प्लस का हो जाएगा f ऑफ b। मैंने इसमें डिवाइड दिया x + b का, तो रिमाइंडर बताइए क्या होना चाहिए, f ऑफ -b रिमाइंडर हो गया। यहाँ से x की वैल्यू आप देख लो, कुल मिला के साइन बदल दिया करो यार। ये देखो, ये माइनस का उधर जाके प्लस का, ये माइनस प्लस का उधर जाके माइनस का, तो माइनस ले लिया। मैंने इसमें डिवाइड दिया x - a/b का, तो बताइए क्या होगा रिमाइंडर, f ऑफ a/b प्लस का ले लो। मैंने बोला इसमें डिवाइड दिया x + b/a का, तो रिमाइंडर क्या होगा, f ऑफ -b/a होगा। ये आ गया। मैंने बोला इसमें डिवाइड दिया x - चिंटू का, चिंटू आ ही जाता है कहीं ना कहीं से, है ना, तो x - चिंटू का डिवाइड दे रहे हैं, तो इसका मतलब रिमाइंडर क्या हो गया, f ऑफ चिंटू। समझ में आ गया रिमाइंडर कैसे निकला। मैंने बोला इसमें मैंने x - पप्पू का डिवाइड दिया, x + पप्पू का डिवाइड दिया, तो x + पप्पू का डिवाइड दिया, तो रिमाइंडर क्या होगा, f ऑफ -पप्पू, यानी x की जगह पप्पू रखेंगे माइनस का। तो ये रखे ना, ये तरीका होता है। ये मैंने आपको सिखा दिया रिमाइंडर थ्योरम में रिमाइंडर कैसे निकलता है। अब जल्दी से एक क्वेश्चन कर लो, समझ में आ जाएगी बात। तो लिखो जल्दी, एक क्वेश्चन करा रहा हूं और फिर आपको एक दूंगा भी करने के लिए। तो जल्दी देखें, फाइंड रिमाइंडर इफ px इज डिवाइडेड बाय, और px क्या है वो भी देख लो। फाइंड रिमाइंडर इफ px इज इक्वल टू x की पावर 4 - 3x² + 2x + 1 - 3x² + 2x + 1 x to the power 4 - 3x² + 2x + 1 is divided by x - 1 is divided by x - 1। तो किसका डिवाइड दे रहे हैं, वो सबसे काम की चीज होती है। is divided by, वो इससे डिवाइड है बेटा, x - 1 से। तो x - 1 का डिवाइड दिया जा रहा है, तो आप समझ गए होंगे कि x की वैल्यू क्या आनी चाहिए। तो x की वैल्यू x - 1 इज इक्वल टू 0 लग के आएगी। तो ये पॉलिनोमियल दिख रहा है आपको, x की पावर 4 - 3x² + 2x + 1 इज डिवाइडेड बाय x - 1। फाइंड रिमाइंडर। तो बेटा ये जब भी डिवाइड दिया जाता है किसी से भी और रिमाइंडर निकालना है, तो हम रिमाइंडर थ्योरम से रिमाइंडर निकालेंगे। जब वो ये कहें कि फाइंड द रिमाइंडर बाय लॉन्ग डिवीजन मेथड, तब आपको डिवाइड देना है। अगर बोले फाइंड रिमाइंडर इफ दिस इज डिवाइडेड बाय दिस, ऐसा बोल रहे हैं, तो फिर तो रिमाइंडर थ्योरम डायरेक्ट लगाओ, क्यों टाइम खराब करें। और वो कह दें कि फाइंड रिमाइंडर बाय लॉन्ग डिवीजन मेथड, क्योंकि आगे ऐसे सवाल भी हम करेंगे, तो वहां रिमाइंडर थ्योरम नहीं, वहां लॉन्ग डिवीजन करेंगे, वो मैं सिखा दूंगा। देखिए अब पहले तो इसमें जल्दी से रिमाइंडर थ्योरम लगानी है, तो हम लिखेंगे बिकॉज px इज डिवाइडेड बाय, मैं बेटा लैंग्वेज लिखना पसंद करता हूं क्योंकि टीचर इससे समझ लेते हैं चीज़ों को। px इज डिवाइडेड बाय x - 1, देयरफॉर बाय रिमाइंडर थ्योरम। अब हम रिमाइंडर थ्योरम लगा रहे हैं तो हमें लिखना चाहिए बाय रिमाइंडर थ्योरम। ये देखिए
अब आपको एक नंबर में आए तो आप जल्दी जल्दी सॉल्व करें, नहीं तो फिर इस तरह से बताएं 2 नंबर में या 3 नंबर में आता है। तो बाय रिमाइंडर थ्योरम क्या होगा, रिमाइंडर थ्योरम से रिमाइंडर इज इक्वल टू बेटा डायरेक्ट आ गया रिमाइंडर, x-1 को 0 ले जाओ, और ये आपको करके दिखाने की जरूरत नहीं है, ये आपको रफ में करना है। x-1 इज इक्वल टू 0 रखोगे तो x की वैल्यू क्या आएगी बेटा, 1 आएगी। ये तो बहुत आसान चीज़ है, ये आपको आती होगी। तो x-1 को 0 लिया तो x इज इक्वल टू 1 आया, तो रिमाइंडर क्या बन गया, ये जो भी नाम दिया गया है px दिया है ना, तो p ऑफ 1 आपका रिमाइंडर है। बस अब क्या करना है, p ऑफ 1 को सॉल्व करना है, तो रिमाइंडर अपनी जगह बना रहेगा। अब p ऑफ 1 को सॉल्व करना है बेटा, पूरा सिंप्लीफाई करना है। सो नाउ सिंप्लीफाई p ऑफ 1। तो देखिए x की जगह 1 रखो, ये 1 की पावर 4 माइनस 3 1 स्क्वायर प्लस 2 इंटू 1 और प्लस 1, ये रखना तो आप सीख गए होंगे, अब जाने कितने सवाल कर चुके। तो 1 की पावर 4 1 आ गया, माइनस ये 1 स्क्वायर है तो 3 बचेगा, प्लस 2 प्लस 1। मैंने क्या बताया था, प्लस वाले नंबर पहले निपटाओ, 2 और 1 3 और 1 4, सारे प्लस के थे ऐड कर दिए, माइनस 3, आंसर आ गया 1। तो रिमाइंडर क्या है, 1। तो फाइनल रिमाइंडर आपका 1 आ गया। सो फाइनली रिमाइंडर इज इक्वल टू 1 आ गया डिवाइड देने से। अगर आपको समझ में आ गया तो यस सर लिखें और एक क्वेश्चन मुझे करके दिखाएं। इसको जल्दी नोट कर लें। जल्दी करें बेटा, चलिए ठीक बात है। अब क्वेश्चन दे रहा हूं, करके दिखाओ जल्दी। क्वेश्चन दे रहा हूं बेटा, करके दिखाएंगे। रिमाइंडर निकालना है, रिमाइंडर निकालना है। अगर मान लीजिए एफ एक्स, ये पी एक्स ही दिया है, ये देखो बेटा पी एक्स और डिवाइजर दो चीज़ें चेंज कर रहा हूँ, प्रोसीजर वही है। लिखो जल्दी से, फाइंड रिमाइंडर व्हेन पी एक्स इज इक्वल टू 4x क्यूब, ये मेन चीज़ है। आप तो ये लिखो 4x क्यूब माइनस 12x स्क्वायर प्लस 14x, 12x स्क्वायर प्लस 14x माइनस 3 इज डिवाइडेड बाय gx, जिसका डिवाइड दे रहे हैं उसको उन्होंने gx मान लिया, तो इससे आपको कोई घबराने की जरूरत थोड़ी है, वो तो उसको नाम दे दिया पॉलिनोमियल टू gx, उससे क्या फर्क पड़ता है। x माइनस 1/2 का डिवाइड दे रहे हैं। अब आप समझ गए होगे आपको क्या रखना पड़ेगा, जल्दी से करें और आंसर दे दें, फटाफट करो बेटा, ये खत्म हो जाएगी कहानी फिर जल्दी। पी एक्स इज डिवाइडेड बाय gx, x माइनस 1/2 gx है। अब आपको रिमाइंडर निकालना है, तो आप समझ गए क्या करोगे, तो हम लिखेंगे बिकॉज पी एक्स इज डिवाइडेड बाय x माइनस 1/2, तो हमारा रिमाइंडर क्या हो जाएगा, आपको पता है रिमाइंडर क्या हो जाएगा। जब आप x माइनस 2 का डिवाइड दोगे, x माइनस 1/2 का डिवाइड दोगे, तो x की जो वैल्यू आएगी वो x की जगह यहाँ रखनी होती है पी एक्स में, वहाँ से आपको रिमाइंडर मिलता है। जल्दी बता दो रिमाइंडर क्या आ रहा है। तो ये रिमाइंडर थ्योरम में समझूंगा, आप समझ गए। मुझे जल्दी से आंसर भेजें बेटा, तुरंत, फास्ट। हम्म 3/2 रिमाइंडर आ रहा है, ठीक है। एक बच्चे का 3/2 आ रहा है, देखते हैं जी। पता नहीं क्या 12x स्क्वायर में रख रहे हो बेटा, 4x क्यूब तो लिया ही नहीं है तुमने। कौन है ये, देवांश।
बेटा इतनी जल्दबाजी करोगे तो कैसे आंसर सही आएगा तुम्हारा? देवांश जरा देखो, तुमने जिसमें वैल्यू रखी है 12x² से वैल्यू रखना शुरू कर दी मूर्ख ने, यहाँ से ये वाला तो सॉल्व ही नहीं किया है। जल्दबाजी मत करो। 7/2 एक आंसर आ रहा है, ठीक है। बाकी बच्चे क्या कर रहे हैं? पार्थ शर्मा तुम क्या कर रहे हो? तुम्हारा आंसर नहीं आ रहा। हाँ, बाकी बच्चे देखो आंसर नहीं दे रहे हैं, बहुत ही कम बच्चे आंसर दे रहे हैं। जल्दी करो, जल्दी करेंगे, केवल 1 मिनट और रह गया, जल्दी करो। 1 मिनट और रह गया, 1 मिनट और देख रहा हूं मैं किस बच्चों का आंसर आता है। देख रहा हूं बेटा किन बच्चों के आंसर्स आ रहे हैं और किन बच्चों के नहीं आ रहे हैं, मुझे सब दिख रहा है। लेकिन बहुत कम बच्चे आंसर कर रहे हैं, जल्दी करो। 19/2 आ रहा है एक आंसर, एक 7/2 आ रहा है, एक 3/2 आ रहा है, एक -3/2 आ रहा है। देखिए 19/2, 3/2, 7/2 और -3/2, ये 4 आंसर्स मुझे दिख रहे हैं। मैं आपको करा देता हूं इसको सॉल्व। अब आप चेक कर लो किसका सही है किसका गलत है, ठीक है? देख लो जल्दी से। तो अगर px इज डिवाइडेड बाय x - 1/2, तो मुझे बताइए x की वैल्यू क्या आ जाएगी क्लियरली? तो x - 1/2 इज इक्वल टू 0 लोगे तो x इज इक्वल टू कितना आ जाएगा? 1/2। ये आपको रफ में करना है, पहले ही बता दिया था मैंने, इसमें करके दिखाने की जरूरत नहीं है। अंडरस्टूड होता है कि x की वैल्यू कहाँ से आती है। तो इज इक्वल टू 0 लेकर x की वैल्यू आती है, तो x आएगा 1/2, इतना तो आपको आता है। अगर x 1/2 है तो रिमाइंडर क्या हो जाएगा? तो बाय रिमाइंडर थ्योरम वी कैन से दैट कि रिमाइंडर इज इक्वल टू p ऑफ 1/2 होगा। अगर रिमाइंडर p ऑफ 1/2 है तो 1/2 हमें सॉल्व करना है x की जगह पर रखकर। तो p ऑफ 1/2 पहले बता दिया हमने, अब इधर x की जगह 1/2 रख दो, क्योंकि px है तो p ऑफ 1/2 क्या हो जाएगा? x की जगह 1/2 -12 और फिर 1/2 का स्क्वायर, फिर +14 इंटू 1/2 -3, यही है। अब देखो जरा, 4 से नहीं बोले, 1/2 का क्यूब करो तो 1/8 हो गया। भाई 1 का क्यूब 1, 2 का क्यूब 8, माइनस ये 12 इंटू 1/2 का स्क्वायर करो 1/4, फिर प्लस ये हो जाएगा 14 इंटू 1/2, इसको मैं डायरेक्ट कैंसिल कर देता हूँ तो 7 हो जाएगा, तो 7 बचेगा। ये अपॉन में है, ये मल्टीप्लाई में था, कट गया। 2 7 जा 14 -3। अब जो कट रहे हैं वो सब काट दो, जैसे कि ये भी कट रहा है, देखो 4 से 3 बार, ये कट जाएगा 4 से 2 बार, तो क्या क्या बच रहा है? 1/2 यहाँ बचेगा, -3 प्लस ये 7 में से 3 चाहो तो यही माइनस कर दो, क्या दिक्कत है? तो ये हो जाएगा 4, 7 में से 3, क्योंकि ये इन दोनों के नीचे डिनोमिनेटर नहीं है बेटा, ये प्लस का है ये माइनस का है, माइनस कर दिया 4 आया, ये 4 से कैंसिल किया 12 को तो 3 आया। अब क्या करोगे? 1/2 को मत छेड़ो, वैसे भी ये प्लस का है, आप 4 में से 3 माइनस कर दो पहले जल्दी से, जिससे ये निपट जाएगा। तो 4 में से 3 माइनस करोगे तो कितना बचेगा बेटा? प्लस का 1 बचेगा। भाई 4 - 3 करो, +1 आता है। तो अब इसका एलसीएम ले लो, तो एलसीएम लोगे तो 1 + 1 1/2 + 1, एलसीएम लोगे तो 2 इधर जाएगा, तो ये बचेगा 1 + 2/2 यानी कि 3/2। ये आपका आंसर होना चाहिए था, 3/2 इज करेक्ट, यानी कि ये वाला आंसर। जिनके आंसर 3/2 है वो सही है, जिनके आंसर 3/2 है वो सही हैं, ठीक बात है। चलिए, ये बेटा इस तरह के क्वेश्चंस हैं, ये रिमाइंडर थ्योरम कहलाता है, ठीक है। तो मैंने ये रिमाइंडर थ्योरम आपको समझाया। अब रिमाइंडर थ्योरम में एक टाइप का क्वेश्चन मैं जल्दी से इसलिए करा रहा हूँ जिससे कि फिर मैं अगर कुछ होमवर्क में दूंगा तो आप कर पाओगे। ये तो कैलकुलेशन थी, मैंने बता दी। अब रिमाइंडर थ्योरम में भी ऐसे वो ए बी वाले जो सवाल थे ना, उसमें 0 दिए जा रहे थे, इसमें क्या होगा? इसमें रिमाइंडर दिया जाएगा, और इसमें भी ए बी सी वगैरह निकालने को आ सकता है। जैसे क्वेश्चन है फाइंड रिमाइंडर व्हेन px इज इक्वल टू, वो कह रहे हैं कि रिमाइंडर निकालो अगर px इज इक्वल टू, अच्छा ये तो वही चीज़ हो गई, रुक जा। फाइंड रिमाइंडर ऑफ पॉलिनोमियल x + 2, ये भी वही चीज़ हो गई। फाइंड रिमाइंडर 1/2, ये भी वही चीज़ हो गई। और मैं जो चाह रहा हूँ वो अभी दिख नहीं रहा है इसमें। अच्छा, फिर ये तो मुझे समझाना पड़ेगा, समय लगेगा, ठीक बात है। चलो कोई बात नहीं, एक क्वेश्चन और आपको करके दिखाना है और मुझे आंसर भेजना है। तो फाइंड रिमाइंडर व्हेन px इज इक्वल टू x3,
बेटा आंसर भेजना है और क्लास यहीं ख़त्म हो जाएगा। बाकी क्वेश्चन होमवर्क में दे दूंगा और होमवर्क के क्वेश्चन मैं आपको अलग से सॉल्व करके भेजूंगा, क्लास में नहीं कराऊंगा। अब समय बहुत ख़राब हो जाता है, ये आज टॉपिक ख़त्म हो जाता हमारा। डिवाइडेड बाय x माइनस ए, बेटा इसमें डिवाइड किसका दिया जा रहा है, x माइनस ए का। मुझे आंसर भेजेंगे ग्रुप पर जल्दी से। तो x माइनस ए, फाइंड द रिमाइंडर व्हेन पी एक्स क्यूब माइनस ए एक्स स्क्वायर प्लस 6x माइनस ए इज डिवाइडेड बाय x माइनस ए। मतलब इस पॉलिनोमियल में x माइनस ए का अगर डिवाइड देते हैं तो क्या रिमाइंडर आएगा। तो बेटा यहाँ से x की वैल्यू क्या मिल जाएगी आपको, a रख दो। सॉल्व करके बताओ जल्दी से क्या आंसर आ रहा है। बस यही आपको आंसर भेजना है बेटा ग्रुप पर। आज की क्लास यहीं समाप्त कर रहा हूँ, ठीक बात है कि नहीं, यहीं क्लास समाप्त कर रहा हूँ। कैसा लगा, समझ में आया है नहीं बेटा, वो प्लीज़ बताया करें ग्रुप पर, तो उसको रिस्पॉन्ड करें, ठीक है। कल हम लोग नया चैप्टर स्टार्ट कर देंगे साइंस में, और इस वीक में कोशिश करेंगे अगले वीक से आपकी बायो की क्लासेस भी स्टार्ट करेंगे, ठीक बात है। अभी इस वीक तो नहीं हो पा रही हैं, अगले वीक में देखेंगे, कोशिश करेंगे कि शुरू करते हैं। तो स्थितियाँ जैसी धीरे धीरे और नॉर्मल हो जाएंगी तो फिर रेगुलर सारे क्लास लगा ही करेंगे, उसमें कोई दिक्कत नहीं है, ठीक बात है कि नहीं। तो ये बेटा जल्दी से समझ में आ गया आज का क्लास, कैसा लगा, समझ में आया कि नहीं, एक्सीलेंट लिखो अगर समझ में आया है तो अच्छी बात है। 5A आंसर आ रहा है इसका, मुझे लगता है सही आंसर है 5A। जिन बच्चों का आंसर 5A आ रहा है इट इज़ करेक्ट बेटा। आज के लिए इतना ही काफ़ी है, अगली बातें अगले क्लास में करेंगे, ठीक है। और आज जो मैं होमवर्क दूं वो भी ट्राई करना है। थैंक यू वेरी मच। कल मिलेंगे, नया चैप्टर साइंस में, फिजिक्स में शुरू करूंगा मैं। थैंक यू।